हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज जो रिवीजन सीरीज में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट 6 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। ऑलरेडी पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 में हमने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा और जो क्वेश्चंस थे उस पर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। तो पार्ट 6 में बेसिकली हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। और 1.4 एक्सरसाइज में जो चीजें आपको करनी है वो क्या है, डिवीजन, बेसिकली डिवीजन पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है ना। जैसे एक्सरसाइज 1.3 मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड थी, उसी तरीके से एक्सरसाइज 1.4 डिवीजन पे बेस्ड है। डिवीजन आपको मालूम है कैसे आप किसी भी नंबर को, किसी नंबर, फॉर एग्जांपल ए और बी दो नंबर्स हैं, अगर ए को आप बी से डिवाइड करते हैं यही डिवीजन है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 2 है तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2 आता है। और इस तरीके से जो आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं वो कैसे होता है, हम इस तरीके से 4 को लिखेंगे जिसे हमें डिवाइड करना है, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। इसमें जो डिवीजन में है इसके कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये है, ये क्या है, ये डिवाइजर होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, 4 को, ये डिविडेंड होता है, ठीक है। जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं। जो ये 2 आया है ये क्या है, क्वोशिएंट है, और ये 0 क्या है, रिमाइंडर है। तो ये सारी चीजें हम पहले से भी जानते हैं डिवीजन के बारे में। अगर बात करें इंटीजर्स में डिवीजन, तो देखिए इंटीजर क्या हो सकते हैं, वो प्लस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये चीज हम जानते हैं कि इंटीजर्स ये सारे नंबर्स से मिलके बने हैं। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड इंक्लूडिंग जीरो, इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर a एक पॉजिटिव इंटीजर है और माइनस b एक नेगेटिव इंटीजर है, इसी तरीके से माइनस a एक नेगेटिव इंटीजर है और b एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, और दोनों माइनस a और माइनस b इस केस में दोनों इंटीजर्स ऐसे हैं। और a और b का तो हमने केस देख ही लिया जहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स थे। तो इस केस में जब आप a को डिवाइड करेंगे माइनस b से, a को डिवाइड करेंगे माइनस b से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का ध्यान देना है कि जिस तरह से हमने पहले a को b से डिवाइड किया था वैसे डिवाइड करेंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर एक नेगेटिव साइन है डिवीजन में तो जो आपका आंसर आएगा उसमें भी क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। जैसे अगर b की वैल्यू -2 है, ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए कि अगर b -2 है और a 4 है, ठीक है, और b क्या है, -2 है, तो सिंपली आप सबसे पहले 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर 2 आएगा। यहाँ नेगेटिव साइन है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से -a को डिवाइड करेंगे अगर आप b से, तो वही चीज है कि -4 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर 2 आया। नेगेटिव साइन यहाँ थी तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा दी। -a को डिवाइड करेंगे -b से, ठीक है, मतलब -4 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये दोनों माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, एक चीज जो पहले से हमें पता थी मल्टीप्लिकेशन के केस में कि जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमें हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव। इसी तरीके से जब नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में मल्टीप्लाई होती है या पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन में मल्टीप्लाई होती है तो हमें हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डिवीजन के केस में कि जब भी आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन के बीच में डिवीजन होगा, जैसे इस वाले केस में देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन के बीच में डिवीजन हुआ और यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव साइन के बीच में डिवीजन हुआ, तो भी हमें क्या मिलता है, जो आंसर मिलता है वो पॉजिटिव में मिलता है। और जब अपोजिट साइंस के बीच में डिवीजन होगा, जैसे एक माइनस साइन होगा उसको डिवाइड करेंगे प्लस से, या एक प्लस साइन होगी और मतलब एक पॉजिटिव नंबर होगा उसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 1.4 का। इस एक्सरसाइज में सिर्फ बाकी और चीजें जो हमें पहले से पता है वही सारी चीजें करनी है। ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिए कि जब भी सेम साइन में डिवीजन होगा तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जब भी अपोजिट साइंस में डिवीजन होगा तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जस्ट सेम चीज है जो हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखी थी। वहां मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था कि जब भी पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होती थी, सेम साइन, ये वाले बात की बात कर रहा हूं, तो हमें क्या मिलता था, हमेशा पॉजिटिव साइन मिलती थी। जब भी अपोजिट साइंस मल्टीप्लाई होती थी,
ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें क्या मिलता था, नेगेटिव मिलता था। आते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ डिविजन दिए हुए हैं, हमें इसको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए पार्ट को देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, -30 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, 30 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, 3 आता है, कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से बी पार्ट में 50 को अगर आप डिवाइड करें -5 से, ठीक है, 50 को डिवाइड कर रहे हैं -5 से, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, उनके बीच में डिवीजन हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगी। 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 10 मिलेगा। इसी तरीके से सी पार्ट को देखिए, -36 को डिवाइड कर रहे हैं -9 से, ठीक है, -36 को डिवाइड कर रहे हैं -9 से, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो 36 को अगर 9 से डिवाइड कर दें तो 9 4 जा 36 होता है, मींस आंसर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और वो क्या होगी, 4, ठीक। डी पार्ट को देखिए, ठीक है, -49 को डिवाइड करना है 49 से, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हमें रिजल्ट क्या आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा। 49 को डिवाइड करेंगे 49 से, आपका आंसर 1 आने वाला है। समझ गए, कुछ भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो हमें डिवीजन पहले से आता है उसी तरीके के डिवीजन को फॉलो करना है। सिर्फ साइन का ध्यान रखना है कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तब भी आंसर मिलता है। यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो डी पार्ट कर लिया, अब हम आते हैं ई पार्ट पे। ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए ई पार्ट में क्या दिया हुआ है, 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -2 + 1, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो चीजें होती हैं उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और इस वाले पार्ट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, -2 + 1, -2 + 1 दैट इज इक्वल टू -1। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज को समझने में। यहाँ -2 है, उसमें ऐड कर रहे हैं 1, तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। मतलब 13 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। दैट इज इस तरीके से लिखेंगे, 13 डिवाइडेड बाई -1। एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है, उनके बीच में डिवीजन हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन। 13 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या आंसर आता है, 13 आंसर आता है, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज को, कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में, ठीक है। इसी तरीके से एफ पार्ट को देखिए, 0 को डिवाइड कर रहे हैं -12 से, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 0 को डिवाइड कर रहे हैं -12 से। लेकिन 0 को अगर आप 12 से डिवाइड करें तो 12 0 जा 0 होता है, 12 को 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर है वो क्या है, 0 है। और यहाँ नेगेटिव साइन है, तो कायदे से तो यहाँ भी नेगेटिव साइन होनी चाहिए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमें यहाँ भी -0 आंसर लिखना चाहिए। लेकिन 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था इंटीजर्स के केस में कि 0 क्या होता है, एक न्यूट्रल वैल्यू है, वो ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। इट मीन जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कभी आप 0 को माइनस और प्लस में मत लिखिए। 0 हमेशा क्या होता है, एक न्यूट्रल वैल्यू होती है। उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एफ हो गया जी पार्ट पे। जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी पार्ट में क्या दिया हुआ है, -31 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में -30 + -1 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या क्या चीजें दी हुई है, देखिए यहाँ -30 है, यहाँ -1 है। ब्रैकेट ओपन अगर कर दें आप तो देखिए कैसे होगा, -31 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में ये 30 है, -30 ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दैट इज -1। -30 -1 दैट इज -31। तो यहाँ पे -31 डिवाइडेड बाई -31, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि -31 का डिवीजन -31 से हो रहा है। सेम साइन है, दोनों नेगेटिव हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। 31 को डिवाइड करेंगे 31 से, तो क्या आंसर आता है, 1 आंसर आता है, ठीक है। जी पार्ट देख लिया आपने। एच पार्ट को सॉल्व करिए। एच पार्ट को, एच में क्या दिया हुआ है, -36 डिवाइडेड बाई 12
ब्रैकेट में है ये, डिवाइडेड बाई 3। ठीक, ये चीज दी हुई है। अच्छा, ब्रैकेट की चीज को पहले सॉल्व करते हैं, तो इसे पहले सॉल्व करेंगे तो -36 डिवाइडेड बाई 12, ये जो ब्रैकेट में है, फिर इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 3 से। तो यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो 12 3 36 होता है। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव में -3। अब इसको डिवाइड करेंगे आप 3 से, मतलब -3 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होता है, 1। तो इस केस में क्या आंसर आ जाता है, -1 आंसर आता है। ठीक है, और लास्ट पार्ट बचा है आई पार्ट। आई पार्ट को भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है -6 प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है -2 प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट की चीज को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -6 प्लस 5, -6 और प्लस 5 करेंगे तो -1 मिलेगा, डिवाइडेड बाई -2 और प्लस 1, -2 और प्लस 1 को भी डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। -1 का डिवीजन -1 से, -1 को डिवाइड कर रहे हैं -1 से, दोनों साइंस नेगेटिव हैं, तो हमें आंसर किस में मिलेगा, पॉजिटिव में। 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 में हमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ किस चीज का ध्यान देना था, उनकी साइन का ध्यान देना था। जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन डिवाइड होगी तो हमें नेगेटिव मिलेगा, मतलब अपोजिट साइन का डिवीजन होगा तो नेगेटिव मिलेगा, सेम साइन का डिवीजन होगा तो क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक, इतना सा समझ गए। पार्ट 2 पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट ए अगर डिवाइड करता है b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू a b c। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि a को अगर हम डिवाइड करें b प्लस c से, ये इक्वल नहीं होगा a डिवाइडेड बाई b, ठीक, प्लस a डिवाइडेड बाई c। ठीक, ये चीज दिया हुआ है हमें, और a b c की हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो दो वैल्यू तीन वैल्यू, मतलब a की जो वैल्यू है, b की जो वैल्यू है और c की वैल्यू है, उसको हम इस इक्वेशन में, ये जो बेसिकली स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें हम पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों ही केसेस में वैल्यू डिफरेंट आती है या नहीं आती। ठीक, तो ये चीज हमें करना है। हम क्या करेंगे, a की जगह पे क्या रखना है, हमें 12 रखना है पहले वाले केस में, b की जगह हमें क्या रखना है, -4, और c की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो a की जगह आप 12 रख दीजिए, डिवाइडेड बाई b की जगह -4 प्लस 2 c की जगह आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a क्या है, a 12 है तो a की जगह 12 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 12। तो यहाँ 12 डिवाइडेड बाई -4, b की वैल्यू क्या है, -4 है, तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस a कितना है, 12 डिवाइडेड बाई c दैट इज 2, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इतना करने में। हमने क्या किया, सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया इस स्टेटमेंट में। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में डिफरेंट हैं या नहीं, ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में डिफरेंस है कि नहीं, कहीं ये सेम तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 और +2 दैट इज -2, तो 12 डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू हाउ मच, यहाँ इस ब्रैकेट में क्या है, 12 डिवाइडेड बाई -4 है। ठीक है, और प्लस यहाँ ब्रैकेट में क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 2 है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया इसे। 12 को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 को डिवाइड करना है -2 से, दैट इज नॉट इक्वल टू, 12 को अगर -4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगी, 4 3 12 तो यहाँ 3 आता है, प्लस 12 को 2 से डिवाइड, सेम साइन है पॉजिटिव साइन है तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, 2 6 12 होता है तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ फर्दर आप ये देखिए 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, और 2 6 12 होता है तो यहाँ 6 आ जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू -3 प्लस 6, -3 और +6 कितना होता है, 3 होता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे क्लियरली कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो कितनी है, -6, जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। इट मीन्स
कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल नहीं है। और आपने जब मल्टीप्लिकेशन पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था कि a का मल्टीप्लिकेशन जब b प्लस सी से करते हैं तो वो कितने के बराबर होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर होता है। ये चीज मैंने पढ़ाई थी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक, याद आया आपको? तो सेम चीज यहाँ भी है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में फॉलो नहीं होती है। तो वही स्टेटमेंट आपको दिया हुआ था, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि डिवीजन जब हम करते हैं तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉलो नहीं होती है। और यहाँ पे तो आपको सिर्फ क्या करना था, इस स्टेटमेंट में ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में या इस स्टेटमेंट में आपको a b c की वैल्यू पुट करनी है और बाद में रिजल्ट वेरीफाई करना है कि वो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक, इतनी सी बात समझ गए। आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बी पार्ट में जो a की वैल्यू दी हुई है वो है -10, b की वैल्यू दी हुई है 1 और c की भी वैल्यू जो दी हुई है वो 1 दी हुई है। जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस सी दैट इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ठीक है, यही स्टेटमेंट है हमारी। तो इस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो a -10 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज नॉट इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ब्रैकेट की चीज को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, तो -10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा दैट इज नॉट इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 1। -10 डिवाइडेड बाई 1 क्या आंसर देगा, -10 देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी -10। इसी तरीके से यहाँ भी क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। अच्छा, -10 डिवाइडेड बाई 2, -10 को अगर 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, -5 मिलेगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर तो नेगेटिव में ही आना है। और 2 5 से 10 होता है, तो यहाँ पे 5 आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, -5 दैट इज नॉट इक्वल टू, ये -10 है और ये -10 है, दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो क्या है, -5, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो -20, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में डिफरेंट है फॉर द गिवन वैल्यूज a b एंड c। a b c जो वैल्यू है उसके लिए ये जो दोनों पार्ट है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है। ठीक है, समझ गया। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक, थर्ड प्रॉब्लम पे, थर्ड पे क्या करना है, हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। यहाँ भी हमें क्या करना है, सिंपल डिवीजन करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, 369 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 369। अब 369 कोई भी एक नंबर है, ए एक नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे कौन से नंबर से कि आंसर आपका क्या आ जाए, ए फिर आ जाए। या 2 को आप कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर आपका 2 आ जाए। तो 2 को भाई मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा, तभी मेरा आंसर सेम आएगा। जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वही आंसर एज अ सेम आता है। तो इस केस में क्या है, यहाँ आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। बी पार्ट में देखिए, -75 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -1। -75 एक माइनस इंटीजर है, तो अब दूसरा आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक इंटीजर नेगेटिव हो गया तो दूसरा इंटीजर पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि रिजल्ट हमारा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना। रिजल्ट हमारा किस में है, नेगेटिव में है। देखिए इस चीज को इस तरीके से समझ लीजिए कि -75 को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक नंबर है, तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है तभी हमारा रिजल्ट नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पे क्या है, एक नंबर नेगेटिव हो गया, दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा रिजल्ट 1 आने के लिए। तो ये तो पता चल गया कि ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ जो पार्ट आएगा इस वाले पार्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो मतलब यहाँ -1 जस्टिफाई हो गया कि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए आंसर 1 आ जाए,
तो 75 को अगर मैं 75 से डिवाइड करूंगा तभी तो मेरा आंसर 1 आएगा। इट मींस यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 75। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर क्या आ गया नेगेटिव में आ गया। समझ गया, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में। सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सी पार्ट, -206 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, -a डिवाइडेड बाई -b, -a डिवाइडेड बाई -b हमें क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो एक माइनस है, दूसरा भी वैल्यू किस में होगी माइनस में होगी, तभी हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और कौन से नंबर से, a 206 को किस नंबर से डिवाइड कर देंगे कि आपका आंसर बना जाए, तो 206 से ही डिवाइड करेंगे। इस केस में क्या आंसर आ जाएगा 206 आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इस चीज को समझने में। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं और डिटेल में अगर आपको किसी और तरीके से यहाँ पे x मान के करना है तो भी आप x मान के कर सकते हैं, क्योंकि आपने इक्वेशंस पढ़ी नहीं है इसलिए मैं आपको x मान के अभी करवा नहीं रहा हूँ इसको। -87 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 87, -a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, माइनस होता है, अगर ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन आएगी, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो पॉजिटिव। यहाँ कौन सी साइन है पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ भी जो नंबर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा। अब 87 में किस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए कि आपकी वैल्यू 87 ही आए, तो जाहिर सी बात है हम 1 से डिवाइड करेंगे। 87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 87 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा -1। हमें साइन का ध्यान देना है, यहाँ -1 है यहाँ -1 है, उसका आंसर क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में। ई पार्ट को देखिए, ई पार्ट को डैश डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -87। ठीक है, a एक नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं हम b से, तो हमें क्या मिल रहा है a एक नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली इस तरीके से समझ लीजिए 1 से, तो हमें क्या मिल रहा है -a। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये नंबर तो पॉजिटिव है, यहाँ भी जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, 1 तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मतलब a को ही नेगेटिव होना पड़ेगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब a इटसेल्फ आ रहा है आंसर में, तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा 87। देखिए a यहाँ था, a यहाँ भी है, यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव था, इसलिए आंसर में क्या आ गया नेगेटिव आ गया। ठीक, ई पार्ट देख लिया आपने। अब हम करेंगे एफ पार्ट को। एफ पार्ट, डैश डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू -। ठीक है, कोई किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, कोई एक नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं 48 से, मान लिया a वो नंबर है, डिवाइड कर रहे हैं 48 से, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है बेटा -1। ठीक है, -1 आंसर आ रहा है। तो a और 48 में से किसी एक वैल्यू को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, 48 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसी को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी हमारा रिजल्ट नेगेटिव में आता है। कोई एक नंबर, मतलब दो नंबर्स में से कोई एक नंबर को नेगेटिव होना पड़ेगा अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो, और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इट मींस -48 को अगर मैं 48 से डिवाइड कर दूं तो ही मुझे रिजल्ट -1 मिलेगा। तो a की वैल्यू क्या है 48, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -48 इसका आंसर है। ठीक, एफ पार्ट समझ में आ गया। जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए जी पार्ट को, यहाँ क्या दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -2। ठीक है, 20 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे a से, तो हमें क्या मिल रहा है -2 मिल रहा है। ठीक, -2 मिल रहा है, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, इट मींस इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। और 20 को किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट 2 आ जाए, तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव आना है तो ये -10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू -10 आ जाएगी। ठीक, -10 आ जाएगी। और h पार्ट को भी देख लीजिए यहीं पे, डैश डिवाइडेड बाई 4, डैश डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 ये 3 है, तो मतलब अगर 4 3 कितना होता है, इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से भी यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए -10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -3 दैट इज -12। इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं। एक वैल्यू नेगेटिव में है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव में है, डिवाइड होगी तो नेगेटिव वैल्यू देगी। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको 3 मिल जाएगा। तो ये दो पार्ट को भी, कोई भी दो पार्ट जो मिसिंग है, बाकी चीजों में भी, बाकी में भी आप ये चीज देख सकते थे
कि देखिए ये चीज भी देख लीजिए, जैसे ये जी पार्ट को ये आप एफ पार्ट को देखिए, एफ पार्ट में डैश डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू -1 था। इन दोनों पार्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो वही यहाँ पे आंसर होगा, दैट इज -48। ठीक, समझ गए इतनी सी बात। तो बहुत ही इजी था एक्सरसाइज 1.4 का ये थर्ड क्वेश्चन। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 1 6 and -2। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं जिसके लिए ये आंसर -3 आए। हमें क्या करना है, हमें ऐसे पेयर्स बताने हैं जिसके लिए ये आंसर कितना आ जाए, -3 आए। ठीक है, तो कोई भी ऐसी टेबल ले लीजिए जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 3 आता हो, जैसे 5 3s, ठीक, 6 3s, ठीक। देखिए यहाँ पे इसको जरा एक बार लिख के देखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। a की वैल्यू 6 है, डिवाइड कर रहे हैं हम -2 से, दैट इज इक्वल टू -3। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो फिर 3 यहाँ पे अगर मैं कर दूं 3 एक नंबर ले लूं तो 3 -3 इंटू -3 इंटू -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 और -3 एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ये चीज जरा समझ लीजिए तो आपको पेयर ऑफ नंबर्स निकालने में बहुत फायदा होगा। अभी हमने देखा कि अगर इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर दें, -2 को -3 से, तो हमें 6 मिल जाएगा। ठीक, तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमेशा क्या होगा, यहाँ हमेशा -3 आना चाहिए। तो यहाँ -4 ले लिया आपने, -4 ले लिया एक नंबर नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो -3 ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 4 12, तो मतलब यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसी तरीके से -5 अगर आप यहाँ ले लें तो -3 यहाँ तो रहना ही है, और ये डिवीजन की साइन है। ठीक है, और -3 और -5 दैट इज 15, मल्टीप्लाई किया ना, -3 को -5 से तो कितना हो गया, 15 हो गया। -6 यहाँ पे अगर ले लीजिए आप तो ये कितने के बराबर होना चाहिए, -3 के बराबर होना चाहिए। 6 3 18, मतलब यहाँ पे 18 होगा। ठीक, समझ गया। अगर यहाँ पे नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि देखिए एक चीज समझिए कि a को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, b से, और हमारा आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक, तो या तो आप ऐसा कर लीजिए कि जो 3 की टेबल है, जैसे 3 की जो टेबल है, जैसे 6 इंटू 3, सॉरी 3 की टेबल है, जैसे 3 में क्या है, -3 इंटू -2 किया तो आपको क्या मिला, -6 मिला। -3 इंटू -3 कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। -3 मतलब -3 इंटू -4 आप कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। -3 इंटू -5 आप कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। -3 इंटू -6 आप कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। ठीक, इस तरीके से पेयर ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से -3 इंटू 7 करेंगे तो -21 मिलेगा। समझ आई बात आपको। तो देखिए ये बेसिकली क्या है, हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा रिजल्ट आना चाहिए -3, और a और b की वैल्यू हमने क्या लेट की, 6 a की वैल्यू, और उसको डिवाइड कर रहे हैं -2 से, दैट इज इक्वल टू -3, -3 इंटू -2 दैट इज -6। इसी तरीके से -3 और यहाँ -6 हो जाएगा। अगर हम -3 ले लेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 9 आ जाएगी। तो एक पेयर ऑफ नंबर आपका ये हो जाएगा -3 और 9, दूसरा -4 और 12, तीसरा -5 और 15, -6 और 18, -7 और 21। ठीक, समझ गए। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस समझने वाली बात है कि जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट आया उसको जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इस केस में b से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे -3 में मल्टीप्लाई कर देंगे -2 को तो हमें 6 मिला ना, वैसे ही आप नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे इस वाले पार्ट b में ही मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट को। ठीक, फोर्थ पार्ट हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें फिफ्थ पार्ट में, द रूम टेम्परेचर एट 12 noon was
10 degree above zero. If the decrease at the rate of if it decreases at the rate of 2 degree per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 नून को, दोपहर में मतलब नून टाइम में 12 ओ क्लॉक पे जो टेम्परेचर है, एक मान लीजिए कहीं का भी एक टेम्परेचर है, वो कितने डिग्रीज है? 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री से ये 10 डिग्री ऊपर है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो 0 से 10 डिग्री ऊपर है। दूसरा क्या है, कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज कैसे हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज को हम किस में लेते हैं? नेगेटिव में लेते हैं बेटा। ये चीज तो हमें पहले से पता है कि डिक्रीज हम किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। और फर्दर क्या कहता है क्वेश्चन में कि एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री बिलो जीरो। तो हमें क्या बताना है? टाइम बताना है जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? -8 डिग्री हो जाएगा। -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जीरो से बिलो का मतलब माइनस साइन के साथ हो जाएगा। कोई चीज अगर जीरो से नीचे है तो उसको हम किस में लेते हैं? नेगेटिव में। जीरो से अगर ऊपर है तो हम उसे किस में लेते हैं? पॉजिटिव में। जब जीरो से ऊपर टेम्परेचर था तो हमने उसे किस में लिया? पॉजिटिव में। जब जीरो से नीचे टेम्परेचर है तो हम उसे किस में ले रहे हैं? नेगेटिव में ले रहे हैं। तो हमें एक तो ये बताना है कि कितने बजे, किस टाइम पे टेम्परेचर जो है -8 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट एट व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। और 12 AM पे, रात में, मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। ये बेसिकली क्वेश्चन में दिया है कि 12 नून पे टेम्परेचर कितना है बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस है। जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है? पर आवर -2 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। ठीक है, कम हो रहा है, ये 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे हो जाता है तो उसको हमने माइनस में ले लिया। बताना है हमें कि किस टाइम पे ये -8 डिग्री सेल्सियस होगा और रात में मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 12 नून से और 12 मिडनाइट तक, ये नून है, ठीक है, और ये मिडनाइट है। ठीक, 12 नून से 12 मिडनाइट तक टोटल कितने आवर्स होंगे? तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो कितने आवर्स हो गए? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितने आवर्स हो गए? 12 आवर्स हो गए। इट मींस टोटल आवर्स जो हो जाएंगे, ये आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 12 नून से 12 मिडनाइट तक टोटल आवर्स कितने हैं? टोटल आवर्स कितने हैं? ये कितना है? ये है आपका 12 आवर्स। ठीक है, टोटल आवर्स पता चल गए कि 12 आवर होता है। दोपहर से लेके रात में 12 बजे तक कितने आवर्स हो गए? 12 आवर्स हो गए। अब जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा, जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है पर आवर, वो कितने डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? -2 डिग्री। ठीक है, हर घंटे कितना टेम्परेचर डिक्रीज होता है? 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो 12 आवर में -2 डिग्री के हिसाब से कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा? ये हो जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा? -24 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर पता चल गया। 12 नून पे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्रीज था। तो 10 डिग्रीज में अगर हम ऐड कर देंगे जो टोटल डिग्रीज इन टेम्परेचर है तो हमें पता चल जाएगा कि मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, -14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। रात में कितने बजे, उतने बजे कितना टेम्परेचर है? -14 डिग्री। और किस टाइम पे -8 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा? किस टाइम पे -8 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा? तो देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव में 10 है, और यहाँ क्या है? -8 है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इनके बीच का डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना है तो 10 में से माइनस कर दीजिए -8, तो आपको क्या मिलेगा?
18 मिलेगा। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस है। मतलब जब ये 10 डिग्री टेम्परेचर था और -8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में कितने डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस है? 18 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो हमें जो ये टाइम फाइंड आउट करना है कि -8 डिग्री होगा, वो कितने टेम्परेचर पे होगा, कितने डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है? 18 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है। और 1 घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज करता है बेटा? 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करता है। 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो टोटल कितने आवर्स में ये हो जाएगा? 9 आवर्स में हो जाएगा। ठीक है, 9 आवर्स में। और ये 12 नून था, उसके बाद ये 9 आवर्स और उसमें ऐड कर दीजिए। 12 नून में 9 आवर्स और आप ऐड कर देंगे तो आपको कितने बजे मिलेगा 8 डिग्री टेम्परेचर? 12 नून से 9 आवर्स और ऐड करेंगे तो ये कितने टाइम हो जाएगा? 9 PM का टाइम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 PM का टाइम हो जाएगा। और 9 PM पे जो टेम्परेचर है वो कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसको आपको फिर से समझा सकता हूँ कि देखिए क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या दिया हुआ था, कुछ चीजें हैं जो हमें समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि 12 नून पे टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, डिक्रीज जो हो रहा है टेम्परेचर में वो हो रहा है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कुछ चीजें पूछ रखा है कि -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे होगा और मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमने क्या सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया कि 12 नून से लेके 12 मिडनाइट तक कितने आवर्स होते हैं टोटल। तो हमें क्या पता चला कि ये 12 आवर्स होते हैं टोटल। ठीक है, तो जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो पूरे 12 आवर्स में डिक्रीज होगा। ठीक, अब मिडनाइट का जो टेम्परेचर निकालना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई -2 डिग्री टेम्परेचर हर घंटे डिक्रीज होता है, तो 12 आवर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा? -24 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा। नून में 12 नून पे कितना टेम्परेचर है? 10 डिग्री टेम्परेचर है। तो 10 डिग्री टेम्परेचर में, इस 10 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम ऐड कर दें ये जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है तो हमें फाइनल टेम्परेचर पता चल जाएगा मिडनाइट को। वो कितना हो गया? 10 प्लस -24 दैट इज -14। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करना है कि -8 डिग्री टेम्परेचर कब होगा। देखिए 10 डिग्री टेम्परेचर था, उसके बाद कभी 0 हुआ होगा, फिर कभी -8 हुआ होगा। ठीक है, नून के टाइम 12 नून के टाइम ये 10 डिग्री था, फिर 0 हुआ होगा, फिर -8 पहुंचा होगा। तो यहां से यहां तक मतलब ये टोटल टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है? तो 10 में से माइनस कर दिया हमने -8 डिग्री, तो हमें टेम्परेचर का डिफरेंस पता चल गया दैट इज 18 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है? 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस है। 2 डिग्री टेम्परेचर हर आवर में कम होता है। 2 डिग्री टेम्परेचर हर आवर में कम हो रहा है, तो कितने आवर्स लगेंगे इसे 18 डिग्री टेम्परेचर कम करने में? 9 आवर्स लगेंगे। ठीक है, कितने आवर्स लगेंगे? 9 आवर्स। और 9 आवर्स में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? -8 डिग्री हो जाएगा। तो 12 से 9 आवर्स बाद क्या टाइम हो जाता है? वो हो जाता है 9 PM। तो 9 PM पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? -8 डिग्री हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जब हम नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे होंगे तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे और बेहतर तरीके से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इन अ क्लास टेस्ट -3 मार्क्स आर गिवन for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any questions। एक क्लास टेस्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.4 में भी किया था कि एक क्लास टेस्ट है जिसमें करेक्ट आंसर के, ठीक है, करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर का कितना मिलता है? 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और एक इनकरेक्ट आंसर का, एक जो इनकरेक्ट आंसर होगा उसके कितने मार्क्स मिलेंगे? -2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, आपने अगर नहीं अटेम्प्ट किया अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के, उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं? 0 मार्क्स मिलते हैं। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में दिया। फर्दर क्या कहता है? राधिका स्कोर्स 20 मार्क्स। राधिका जो है उसका क्या स्कोर है? उसका स्कोर है 20 मार्क्स, उसका स्कोर है। इफ शी has got 12 correct answer, how many questions has she attempted incorrectly? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो उसके करेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो उसके करेक्ट क्वेश्चंस हैं अगर वो 12 हैं, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चंस अगर उसके 12 हैं
तो उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर आगे वाले सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि राधिका को टोटल कितने मार्क्स मिले बेटा, 20 मार्क्स मिले। टोटल कितने मार्क्स मिले, 20 मार्क्स मिले हैं, और उसने करेक्ट कितने आंसर किए हैं, 12 करेक्ट आंसर किए हैं। तो 12 करेक्ट आंसर किया है तो एक करेक्ट आंसर का कितना मार्क मिलता है, 3 मार्क्स। तो इस 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे करेक्ट क्वेश्चन के, वो कितने हो जाने हैं, 12 into 3 दैट इज 36 मार्क्स इसके टोटल मिला। 36 मार्क्स इसको टोटल मिला। अब राधिका का जो स्कोर है वो तो 20 ही है, खाली 20 है। इसका मतलब कि उसने कुछ इनकरेक्ट आंसर किए हैं जिसकी वजह से उसके नंबर कम हुए हैं। नंबर कम क्यों होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर मिलता है। तो 36 में से अगर 20 को माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल उसके जो इनकरेक्ट नंबर्स हैं वो टोटल में कितने हैं। ठीक है, इनकरेक्ट मार्क्स उसके टोटल में कितने हैं, तो ये कितना हो जाता है 16 मार्क्स। 16 मार्क्स उसको उसके क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो इनकरेक्ट है। ठीक है, 16 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। और आपने यहाँ पे देखा कि एक इनकरेक्ट के कितने मार्क्स मिलते हैं, -2 मार्क्स मिलते हैं। एक इनकरेक्ट क्वेश्चन करने के -2 मार्क्स मिलते हैं। तो कितने क्वेश्चन इसने इनकरेक्ट किए होंगे, 16 में अगर 2 को माइनस कर दें, सॉरी 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 16 में अगर 2 का डिवीजन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। 2 8 जा 16 होता है ना, तो 8 क्वेश्चंस उसने क्या किए हैं, इनकरेक्ट आंसर किए हैं। क्या किया है राधिका ने, 8 क्वेश्चंस को इनकरेक्ट आंसर किया। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव साइंस जो हैं उनको अगर हम सही से अप्लाई करें, देखिए यहाँ पे ये भी तरीका सही है, लेकिन चूंकि हम इंटीजर से कर रहे हैं बेटा तो हमें अप्लाई इस तरीके से करना पड़ेगा कि यहाँ पे 36 मार्क्स इसके टोटल आए। ठीक है, लेकिन टोटल उसके मार्क्स इनिशियली जो उसको मिले हैं वो कितने हैं, 20। तो 20 में से माइनस करेंगे 36 तो आपको क्या मिलेगा, 16 मार्क्स मिलेंगे, -16 मार्क्स। ठीक है, 20 में से क्यों मार्क्स किया, क्योंकि ये फाइनल मार्क्स। ठीक है, ये इसके फाइनल मार्क्स है, उसमें से हमने माइनस कर दिया जो उसके 36 मार्क्स थे करेक्ट क्वेश्चन के, तो हमें उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स मिल गए -16। -16 में अगर हम डिवाइड कर दें -2 से, -16 में हम डिवाइड कर दें -2 से, तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, और ये 8 क्वेश्चंस क्या है, ये -2 क्या है, एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पे -2 मार्क्स मिलते हैं, इसलिए -2 से डिवाइड किया, तो 8 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट हैं। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इंटीजर्स में, तो इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि हमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सॉल्व करना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम कभी कभी इस तरीके से अप्लाई करते हैं। हो सकता है आपके टीचर नंबर दे दें, हो सकता है आपके टीचर नंबर ना दे इससे पहले वाले स्टेप पे, लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, समझ गया। अच्छा, अब ये तो हो गया राधिका का केस। सेकंड है मोहिनी के केस में। मोहिनी के केस में देखिए क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी का जो स्कोर है वो कितना है, मोहिनी का स्कोर वो कितना है, -5 मार्क्स। ठीक है, -5 मार्क्स है इस टेस्ट में। दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर। इसके कितने करेक्ट आंसर है, 7 करेक्ट आंसर। कितने करेक्ट आंसर है बेटा, 7 करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। हमें क्या बताना है कि जो इनकरेक्ट है वो कितने क्वेश्चंस हैं, ये हमें बताना है। ठीक, तो देखिए मोहिनी का जो स्कोर है वो है -5 मार्क्स। मोहिनी ने 7 क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, क्योंकि 3 मार्क्स मिल रहे हैं ना एक क्वेश्चन सही होने पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 जा 21 मार्क्स हो जाएगा। 7 3 जा 21 मार्क्स हो जाएगा। ये जो है वो क्या है, इसके करेक्ट क्वेश्चंस के आंसर है। लेकिन फाइनल में उसको कितना मार्क्स मिला है मोहिनी को, -5। और करेक्ट आंसर इसके कितने हैं, करेक्ट -5 मार्क्स मिले हैं, और करेक्ट आंसर के जो नंबर्स हैं, करेक्ट आंसर वो कितने हैं, दैट इज 21 मार्क्स। तो इनकरेक्ट आंसर के जो मार्क्स हो जाएंगे, इनकरेक्ट आंसर के जो मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, दैट विल बी फाइनल मार्क्स में से माइनस कर देंगे आप 21 को, दैट इज इक्वल टू माइनस हाउ मच, 21 और 25, सॉरी 21 और -5 दैट इज -26। कितना हो जाएगा, -26 मार्क्स उसके इनकरेक्ट है।
कितने हैं, -26 मार्क्स उसके इनकरेक्ट हैं। तो उसके जो माइनस में मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं, -26 मार्क्स। अब इसने टोटल कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए, टोटल इसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए कितने किए, तो एक इनकरेक्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलते हैं, -2। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन वो कितना हो जाएगा, जितना ये टोटल स्कोर है ना -26 में से आप डिवाइड कर दीजिए -2 को, तो ये कितना आ जाता है, 13 आ जाता है। 2 into 13, 13 2 जा 26 होता है। तो टोटल इसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए, 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए। समझ गया आप, जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें से इनकरेक्ट वाले को करेक्ट वाले को माइनस कर दीजिए, आपको इनकरेक्ट का पता चल जाएगा। और इनकरेक्ट के टोटल मार्क्स अगर आपको पास पता चल गए तो कितने मार्क्स एक इनकरेक्ट पे कटते हैं उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चंस की क्वांटिटी पता चल जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। एक लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, उस चैप्टर, अब ये एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है और इंटीजर्स का। अब ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स आपके रह गए हैं उसको मैं बाद में सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ द descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 meters? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एलिवेटर है, ठीक है, ये मान लीजिए ये एक एलिवेटर है, ठीक है। ये जो एलिवेटर है ये क्या कर रहा है, इसको मैं यहां बना देता हूं, यहां बना देता हूं। ये एक एलिवेटर है और ये क्या है, ये एक माइन के अंदर जाता है, ये माइन है, ठीक है। ये क्या है, आपकी माइन है, थोड़ा सही से बना देते हैं इसको, ये आपकी माइन है, ठीक है। इसके अंदर ये एलिवेटर जाता है, ठीक, ये एलिवेटर इसके अंदर जाता है। अभी जो ये एलिवेटर है ये कितने ऊपर है, 10 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल। अगर ये ग्राउंड लेवल है, ये 0 है अगर, तो अभी ये क्या है, 10 मीटर्स ऊपर है और इसको कहाँ जाना है, नीचे जाना है, 0 लेवल से नीचे, वो है -350 मीटर्स पे जाना है, ठीक है। और इसकी जो रेट है वो है 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये नीचे जाता है, 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये नीचे जाता है। तो हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है, -350 पे। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक एलिवेटर है जो ग्राउंड लेवल मतलब 0 से 10 मीटर्स ऊपर है, ठीक है, और उसको कहाँ जाना है, -350 मीटर्स पे जाना है। कितने मीटर्स पे जाना है, -350 मीटर्स पे जाना है। इसका स्पीड पता है कि इसकी जो नीचे जाने की स्पीड है वो कितनी है, 6 मीटर पर मिनट है, ठीक है। कितनी स्पीड है, 6 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड है, ठीक। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितने टाइम में ये नीचे पहुंचेगा, ठीक। अच्छा, अगर इसकी ये स्पीड जो है वो नीचे जाने की है तो इसको हम माइनस में ले सकते हैं। कोई चीज अगर नीचे जाने की उसकी स्पीड दी हुई है तो उसको हम नेगेटिव में ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका जो फाइनल पॉइंट है वो कितना है, -350 मीटर्स पे। इनिशियल पॉइंट क्या है, 10 मीटर्स पे है ये, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, -350 -10 दैट विल बी इक्वल टू -360 मीटर्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में। जो फाइनल पोजीशन है बेटा, ये वाली पोजीशन ये कितनी है, -350 है। इनिशियल पोजीशन क्या है, 10 मीटर्स है। 350 मीटर्स फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन इसकी 10 मीटर्स है। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को अगर माइनस कर देंगे, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे तो इसके बीच का ये जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। वो कितना आ गया, -360 मीटर्स आ गया, ठीक है। अब रेट ऑफ डिक्रीज या रेट ऑफ डिसेंट जो है वो कितना है, रेट क्या है, किस स्पीड से वो नीचे आ रहा है, -6 मीटर पर मिनट की स्पीड से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो टोटल उसको टाइम कितना लगेगा, तो जो डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस अगर कहीं का हमें कैलकुलेट करना है तो वो हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड का मल्टीप्लिकेशन टाइम से। अगर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप
अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और आप 1 घंटे चलते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, 1 घंटे आप चलते हैं, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? 20 किलोमीटर। इसीलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्या है? बेसिकली स्पीड है, स्पीड हमें दी हुई है, डिस्टेंस हमें पता है, ये डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है? -360 डिग्री, -360 मीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है और किस स्पीड से नीचे आ रहा है? -6 मीटर पर मिनट से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाएगा। 360 को डिवाइड करेंगे आप 6 से, तो ये कितना आ जाता है? 360 को डिवाइड करेंगे आप 6 से, तो 360 को डिवाइड करेंगे आप 6 से, तो 6 इंटू 6 इज 36, तो 60 आ जाएगा। ये 60 मिनट्स आ गया आंसर। 60 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 आवर लिख सकते हैं। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में इस लिफ्ट को, इस एलिवेटर को कितना टाइम लगता है? 1 आवर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 1.4 एक्सरसाइज का। हमने एक बार इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। अब हम अगले बार जो है नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। आपने अगर अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नए चैप्टर में जिसमें हम उसका रिवीजन कर रहे होंगे।